नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अगले वित्त वर्ष के लिए आम बजट 1 फरवरी को पेश करेंगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को इसकी घोषणा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये 9वां बजट होगा। संसद के बजट सत्र की शुरुआत 28 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संसद की संयुक्त बैठक में अभिभाषण के साथ होगी। वहीं इस बजट को लेकर आम नागरिक को क्या उम्मीदें हैं और लोगों का इस बजट को लेकर क्या कहना है, इस खास प्रोग्राम में आपको दिखाते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से आने वाले बजट को लेकर पानीपत में इंडस्ट्री को काफी उम्मीदें हैं। पानीपत के तमाम व्यापारियों का आने वाले बजट को लेकर जीएसटी टैरिफ से संबंधित तमाम चीजों में सेंट्रल गवर्नमेंट और हरियाणा सरकार के बजट से राहत की उम्मीद लगाए हुए हैं। आइए सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा व्यापारियों ने। 2026 के बजट को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट भी रहेगा और हरियाणा सरकार का भी बजट रहेगा और बजट से जो है पानीपत इंडस्ट्री को काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि लगातार जो है पानीपत इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो इंटरनेशनल लेवल पर या डोमेस्टिक लेवल पर तमाम जो बिजनेसमैन हैं वो आपके सामने हैं, सब जुड़े हुए हैं और उनको उम्मीद है कि इस बार बजट में कुछ ना कुछ उनके लिए विशेष रूप से रहेगा। हम शुरुआत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा दीपक गुप्ता नाम है जी। गुप्ता रग्स इंडिया हमारी कंपनी का नाम है और स्पेसिफिकली इस बजट को सरकार को हमारे को देख के, इंडस्ट्री को देख के बनाना चाहिए, क्योंकि इस समय आप सब लोगों को पता है कि टैरिफ इशू चल रहा है। हमारी पानीपत की जो इंडस्ट्री है वो ज़्यादातर एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट है और 60-70% जो काम होता है हमारा वो यूएस मार्केट का ही होता है। इस समय टैरिफ की वजह से हमारे काम में काफ़ी फ़र्क पड़ा है। जीएसटी में भी दिख रहा है ये फ़र्क और बैंक्स के रिकॉर्ड में भी दिख रहा है। हमारी सरकार से ये रिक्वेस्ट है, जो सबवेंशंस, जो फैसिलिटीज सरकार ने हमारे को दी हुई हैं वो इम्प्लीमेंट करे। पिछले 3 महीने से नोटिफिकेशन जो है एफएम से आया हुआ है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, चाहे वो इंटरेस्ट सबवेंशन का हो, चाहे डीआईसी ऑफिस में किसी भी और चीज़ का हो। हमारी फर्स्ट रिक्वेस्ट तो ये है कि जितनी भी पॉलिसी सरकार ने बनाई है फटाफट इम्प्लीमेंट करे। बहुत देर हो जाएगी तो हर आदमी को उसकी प्रॉब्लम है। सर, जिस तरीके से बायर्स यहाँ पर आते हैं हमने देखा है थोड़ा सा व्यवस्थित नहीं है, ये सड़कें हो या तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स वगैरह आप लोगों को फेस करनी पड़ती है, उसके बारे में। एक्चुअली क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना हमारा टोटल फेलियर है पानीपत का। रोड सारी जितनी बनती है बार बार टूट जाती है। स्ट्रक्चर जब तक अच्छा नहीं बनेगा, मतलब आई मीन टेक्निकल बंदे जो इन्वॉल्व नहीं होंगे, आर्किटेक्ट इन्वॉल्व नहीं होंगे, तब तक बार बार रोड टूटती रहेगी। कभी आपकी सीवरेज पाइप जा रही है, कभी कोई प्रॉब्लम, फिर तोड़ देते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो देखो इम्प्रूव करना ही पड़ेगा। बाहर जो भी आता है हमें इतनी शर्म आती है दिखाते हुए सड़कें टूटी हुई, उछलते हुए जाते हैं, उछलते हुए वापिस जाते हैं। लोगों को हम दिल्ली रोकते हैं बाहर को कि यहाँ आएगा तो ह्यूमिलेशन होती है हमारे को। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो जब तक इम्प्रूव नहीं होगा, हमारा बिजनेस भी, पोल्यूशन देखो, डस्ट पोल्यूशन इतना है। आप बाहर निकलोगे तो फेस पे भी डस्ट, सब जगह डस्ट ही डस्ट होती है। वो आगे कहते हैं एनसीआर में पोल्यूशन बहुत है, मैं कहता हूँ पोल्यूशन की वजह 80% पानीपत में डस्ट की वजह है, जो ऊपर तक डस्ट पहुंच जाती है। तो इसको इम्प्रूव तो देखो करना ही पड़ेगा। सर, हरियाणा सरकार में सैनी साहब अब की बार बजट पेश करेंगे, क्या कुछ उम्मीदें लगा के चलेंगे कि पानीपत इंडस्ट्री को क्या कुछ ऐसा मिले जो कुछ कमी रही है? पानीपत इंडस्ट्री को या किसी भी इंडस्ट्री को नटशेल में जो बात है वो यही है कि जो भी रिफॉर्म्स या जो भी टैक्सेस, जो भी इम्प्लीमेंटेशंस गवर्नमेंट करेगी वो इस हिसाब से करे कि बिजनेसमैन को बेनिफिट हो। वंस अगेन, हाईएस्ट टैक्स पेयर्स बिजनेसमैन हैं, हाईएस्ट एम्प्लॉयर्स जो हैं वो बिजनेसमैन हैं। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिजनेसमैन के लिए तो नहीं है, बाकी किसके लिए है वो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। तो लगता है कि इस बार कुछ आप लोगों का जो आपने रिकमेंड किया है वो होगा पूरा? उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद पे हम भी चल रहे हैं, इतने सालों से लकीर पीट रहे हैं। लेकिन वही है कि अगर स्टैग्नेंट हो जाएगा बिजनेस, ग्रोथ नहीं होगी, तो एट दी एंड सिर्फ बिजनेसमैन नहीं, देश ही स्टैग्नेंट होएगा। युवा गुड ने निशांत गाबा। देखिए, सेक्टर 25 के प्रधान भी हमारे साथ हैं, हम इनसे पूछेंगे। सर, जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, ट्रम्प साहब कर रहे हैं, उधर बांग्लादेश वगैरह जो है, बांग्लादेश को जो है मुंह मिल गया काफी, वो एक्सपोर्ट कर रहा है, तो उसकी उन हालातों को देखते हुए यहाँ की इंडस्ट्री पर क्या कुछ फर्क पड़ रहा है और क्या कुछ आपकी डिमांड है कि इस बार बजट में जो है पानीपत को वो चीजें मिले जो अब तक नहीं मिली? देखो, जो ये टैरिफ के चलते हुए ये काम हो रहा है, एक्चुअली में तो ये बड़े ऊंचे लेवल की बात है। वो लोग नहीं चाहते कि हिंदुस्तान जो है उनके मुकाबले खड़ा हो जाए।
क्योंकि 60-65 की हमारा नंबर था जहाँ खड़े थे हम, आज हम चौथे नंबर पे वर्ल्ड में आ गए हैं। तो वो ताकतें जो हैं वो नहीं चाहती कि हिंदुस्तान हमारे बराबर खड़ा हो जाए, इसी करके उन्होंने हिंदुस्तान में ये टैरिफ लगा के और बांग्लादेश को, पाकिस्तान को टैरिफ फ्री कर दिया उनको, कि वहाँ पर हिंदुस्तान की इंडस्ट्री बचानी हमारी गवर्नमेंट का काम है। तो वजह इस तरह सकती है कि ये हिंदुस्तान में इंडस्ट्री को छूटें दी जाएं, सब्सिडी दी जाए, नई नई इंडस्ट्री लगने के लिए उनको, जैसे स्टाम्प ड्यूटी है जमीन खरीदने के लिए, वो उसको फ्री किया जाए, या मशीनरी है, मशीनरी पर टैक्स कम किया जाए कि हर आदमी पैसे अच्छे खर्च कर सके। तो ऐसी चीज़ें जो हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ये देख रही है कि आज हिंदुस्तान में कितनी महंगाई बढ़ रही है, उस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए अगर वो 20 लाख तक टैक्स फ्री इनकम करती है तो मेरा ख्याल बहुत बढ़िया होगा लोगों के लिए। तो ऐसी चीज़ें, जब तक इंडस्ट्री नहीं बढ़ेगी, व्यापार ग्रोथ नहीं करेगा, तो हिंदुस्तान भी ग्रोथ नहीं करेगा। गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, बहुत कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री ने जितना काम किया है, शायद किसी और देश का प्रधानमंत्री होता तो घुटने टेक देता। आज उन्होंने, चलो ये 1-2 साल लोगों की दिक्कत आएगी, उन्होंने छोटे छोटे जितने मुल्क से उनके साथ टाई अप कर रहे हैं, वो बिजनेस बढ़ाने के लिए कर तो रहे हैं, पर वर्तमान में जो इस टाइम इंडस्ट्री को सपोर्ट चाहिए, वो सपोर्ट इस हिसाब से दे सकते हैं। वेयर हाउस गवर्नमेंट के बनाए जाए, चाइना में है तो उनको सामान लेके रखें, इंडस्ट्री को प्रोडक्शन रुकने ना दें उनकी, तो उनको टैक्स में रिबेट दें, उनको जो अपने ब्याज पे, जैसे शुरू में पहले उन्होंने किया था भाई SMSC ने 4% पे टैक्स दे रहे थे, ब्याज दे रहे थे 4% पे लोन, तो आज वो लोन जो उन्होंने भी 9% पे कर दिया। तो मतलब ये चीजें अगर इंडस्ट्री को मिलेगी तो इंडस्ट्री ग्रोथ करेगी, तो जब इंडस्ट्री ग्रोथ करेगी तो हमारा हिंदुस्तान ग्रोथ नेचुरली करेगा। अच्छा, मैं भाई प्रधान जी आपसे एक कॉमन सा प्रश्न करूंगा। जिस तरीके से हमने देखा है कि सीएम साहब खुद भी जो है लगातार जो है व्यापारियों से मीटिंग भी करते हैं, जी बिल्कुल। आप लोगों से अगर कोई चीज मांगी जाए कि जो अपनी इंडस्ट्री है उसके लिए एक बेनिफिट दिया जाए हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो क्या होगा, क्या चाहिए कुछ ऐसा आपको कि जो वो चीज हो जाए तो थोड़ा सा ग्रोथ भी हो और हम लोग चाइना को भी देखो, मेरी अभी भाई साहब ने ये बात बताई थी कि जो डाइंग के लिए हमें बड़ी प्रॉब्लम है, तो कई जगह जमीन में पानी बहुत ऊपर है, यहाँ तो बहुत चला गया, नीचे पानी चला गया। जहाँ पानी ऊपर है, इंडस्ट्री को अगर जमीन लेने के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए उसको स्टाम्प फ्री कर दें, रजिस्ट्री फ्री कर दें, स्टाम्प का पैसा ना लें, तो लोन 4% पे कर दें, तो नेचुरली ये वहाँ जहाँ पानी, अभी मैं अभी कई इलाके, यहाँ पानीपत में कैसे इलाके हैं जिनमें 60-60 फुट पे पानी है अभी, और कई इलाके हैं 600 फुट। उसका बेनिफिट मिल सकता है, मिल सकता। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा हरचरण सिंह दम्मू, मैं सेक्टर 25 का प्रेसिडेंट हूँ और गुरुद्वारा श्री गुरु रामदास सिंह सभा का प्रेसिडेंट हूँ। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके के हालात आज बने हुए हैं, हम लोग चाइना पे डिपेंड हैं, चाइना टोटल, और जिस तरीके का सामने आ रहा है कि ट्रम्प का भी देख रहे हैं कि लगातार अभी एक और के 500%, अभी 50% हो जाएगा, उधर बांग्लादेश देखते हैं, तमाम जो है बिजनेस वगैरह डगमगा रहा है, उससे पानीपत इंडस्ट्री आज कहाँ पे खड़ी है और बजट में उसको क्या कुछ ऐसा चाहिए कि वो अच्छी तरह डेवलप हो सके। और एक प्रश्न मेरा और है, जिस तरीके से हमने देखा था NCR क्षेत्र के अंतर्गत पहले यहाँ पर जो रुई का बहुत बड़ा व्यापार होता था, बिजनेस होता था, लेकिन वो इंडस्ट्री राजस्थान शिफ्ट हो गई, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखो जी, ऐसा है, मैं पानीपत डायर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ, तो मैं डाइंग इंडस्ट्री की बात करता हूँ। अब हम लोगों ने डाइंग लगाई हुई है, तो ऐसा लगता है जैसे हम कोई स्मगलिंग का काम करते हैं, तो सरकार को सहयोग करना चाहिए। जो डाइंग इंडस्ट्री है वो टेक्सटाइल की रीढ़ की हड्डी होती है। अगर डाइंग ही नहीं होगी, कोई भी कपड़ा एक्सपोर्ट नहीं हो सकता, ना डोमेस्टिक में बिकेगा। और दूसरा, हमारा अब चाइना से जो चीज आती है वो हमारे से सस्ती पड़ती है। सरकार को अपनी पॉलिसियां देखनी पड़ेंगी भी, हमें इनको कैसे उठाना है। अब हमारे को कॉमन बॉयलर की आवश्यकता है, हमारे को ZLD की आवश्यकता है, हम जमीन से पानी क्यों निकालेंगे? हमें जरूरत ही नहीं है। हमारा CETP लगा हुआ है, आप उसको पानी ट्रीट करके वापस दीजिए। तो इस तरीके की पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, इनको कॉस्टिंग कम करनी पड़ेगी, हमारी इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम करना पड़ेगा, इंटरेस्ट कम करनी पड़ेगी, तभी हम सर्वाइव कर सकते हैं, कंपटीशन मार्केट में कर सकते हैं। और कोई भी हमारे व्यापारी जो टैक्स देता है उसी से सरकार चलती है। सरकार को बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात है, भी हमारा व्यापार चलना चाहिए। क्या नाम है? नितिन अरोड़ा। सर, आप क्या कहेंगे?
सर बजट को ऐसा है, हिंदुस्तान का कद बड़ी तेजी से बहुत ऊपर से बढ़ा है। उससे जो जलने की वजह से यूएसए वगैरह ने जो इस पे टैरिफ लगाया इंडिया में, वो उनको compete करने के लिए इंडिया के इंटरनल जो है ना उसको देखना पड़ेगा। इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनल सब्सिडी, जो गवर्नमेंट सब्सिडी दे सकती है, जो इंटरेस्ट फ्री कर सकती है, जो टैक्स फ्री जो है ना मशीनरी कर सकती है। जैसे सरदार जी ने भी कहा कि कोई जो है ना स्टाम्प ड्यूटी पे छूट मिले, इंटरेस्ट पे छूट मिले, मशीनरी के लिए जो है ना उसका रेट ऑफ जो जीएसटी है उस पर कम हो। मतलब हर चीज पे अगर गवर्नमेंट को देंगे तो इंडस्ट्री उठेगी, नहीं तो इंडस्ट्री का हालत इस समय जो है ना जो टैरिफ लगने की वजह से बहुत गलत हालत है, क्योंकि सारा काम इंडिया से शिफ्ट हो चुके हैं। कोई बांग्लादेश चला गया, कोई पाकिस्तान चला गया, कोई चाइना चला गया है। तो सारे काम को वापस इंडिया में लाना है, तो इंडिया गवर्नमेंट को अपने जो है ना जो सब पॉलिसीज हैं वो इस ढंग से बनानी पड़ेंगी कि इंडियन इंडस्ट्री को फायदा हो। इतना ज्यादा इंडस्ट्री पे जो है ना इलेक्ट्रिसिटी का रेट इतना बढ़ा दिया है जिसका कोई अंत नहीं, उसको सब वापस जो है ना वापस लेवे। दूसरा जो है ना सब्सिडी देवे हर चीज पे, और जो पॉल्यूशन की वजह से जो हमारी इंडस्ट्री के ऊपर जो है ना जो डंडा देता है उसको दें। इंफ्रास्ट्रक्चर कम ठीक करें। एनसीआर के अंदर आप जो है ना अगर आपको तकलीफ है तो आप जो है ना सारे ट्रैफिक 40% जो है ना जो पोल्यूशन है वो ट्रैफिक की वजह से है, जो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। आपको चाहिए कि एक डेट फिक्स मशीनरी कर सकती हैं। जैसे सरदार जी ने भी कहा कि कोई जो है ना स्टाम्प ड्यूटी पे छूट मिले, इंटरेस्ट पे छूट मिले, मशीनरी के लिए जो है ना उसका रेट ऑफ जो जीएसटी है उस पर कम हो। मतलब हर चीज पे अगर गवर्नमेंट को देंगे तो इंडस्ट्री उठेगी, नहीं तो इंडस्ट्री का हालत इस समय जो है ना जो टैरिफ लगने की वजह से बहुत गलत हालत है, क्योंकि सारा काम इंडिया से शिफ्ट हो चुके हैं। कोई बांग्लादेश चला गया, कोई पाकिस्तान चला गया, कोई चाइना चला गया है। तो सारे काम को वापस इंडिया में लाना है, तो इंडिया गवर्नमेंट को अपने जो है ना जो सब पॉलिसीज हैं वो इस ढंग से बनानी पड़ेंगी कि इंडियन इंडस्ट्री को फायदा हो। इतना ज्यादा इंडस्ट्री पे जो है ना इलेक्ट्रिसिटी का रेट इतना बढ़ा दिया है जिसका कोई अंत नहीं, उसको सब वापस जो है ना वापस लेवे। दूसरा जो है ना सब्सिडी देवे हर चीज पे, और जो पॉल्यूशन की वजह से जो हमारी इंडस्ट्री के ऊपर जो है ना जो डंडा देता है उसको दें। इंफ्रास्ट्रक्चर कम ठीक करें। एनसीआर के अंदर आप जो है ना अगर आपको तकलीफ है तो आप जो है ना सारे ट्रैफिक 40% जो है ना जो पोल्यूशन है वो ट्रैफिक की वजह से है, जो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। आपको चाहिए कि एक डेट फिक्स कर दें, भाई इस डेट के बाद पूरे एनसीआर के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रिकल व्हीकल ही जो है ना रजिस्टर्ड होंगे, दूसरे व्हीकल बंद कर दो। ऐसा ऐसा खत्म होता जाएगा ट्रेंड। आप जो है ना डस्ट खत्म करने के लिए उसको जो है ना उसका उपाय बनाओ जिससे डस्ट ना हो। 20% जो है ना कंस्ट्रक्शन का जो है ना ट्रैफिक है उसका पोल्यूशन है, तो वो खत्म हो जाएगा। 40 उधर से कम होगा, 20 इधर से 60। हमारा तो इंडस्ट्री का पोल्यूशन ही 5-7% का है, उसको भी जो है ना अगर आप कॉमन बॉयलर लगा देते हो हमारे को तो उसमें भी खत्म हो जाएगा। ऐसे काम करो ना जिससे जो है ना मतलब इंडस्ट्री बढ़े, आदमी को रोजगार भी ले, इंडिया का नाम हो। अगर चौथे पे पहुंचे तो कल को पहले नंबर पे जो उनका जो विजन है मोदी जी का उसको कामयाब करने के लिए पॉलिसीज में जो है ना इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। हाँ, नाम क्या है? मेरा नाम नरेंद्र नरूला। सर क्या कहेंगे, जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट का भी बजट आ रहा है और हरियाणा सरकार का भी बजट पेश कर रही है, क्या कुछ उम्मीदें हैं इंडस्ट्री को? देखो, सबसे पहले तो हमें जो यार्न पे इन्होंने जीएसटी जो 12% से 5% करा है, तो वो एक इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा रहा है। लेकिन क्योंकि उधर से टैरिफ जो लगा हुआ है, तो हमारी तो यही देखो एक रिक्वेस्ट है सरकार से कि इसके लिए हमें व्यापारियों को, एक्सपोर्टर्स को जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसमें इनको जरूर कोऑपरेट करा जाए। बाकी काफी कुछ तो देखो, इंडस्ट्री को बचाने के लिए सरकार को ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार कुछ करेगी तभी व्यापारियों, क्योंकि इस टाइम ये पोजीशन हुई पड़ी है कि हमें हर चीज चाइना से मंगवानी पड़ती है। इंडस्ट्री को वहां की गवर्नमेंट की जो एक पॉलिसीज हैं उसके मुकाबले हमें चाहेंगे कि हमारी गवर्नमेंट भी वैसी पॉलिसीज निकाले जिससे कि इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ा जा सके। तो क्या लगता है कि इस बार बजट में थोड़ी सी जो इंडस्ट्री है हमारी पानीपत इंडस्ट्री उसको राहत मिलेगी? कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार मिलकर सोचेंगे? देखो, उम्मीद तो कर रहे हैं और सरकार पीछे लगातार इस तरफ चल भी रही है, और हम तो यही उम्मीद करेंगे जल्द से जल्द करेंगे टैरिफ वाला जो हमारे पे एक भार पड़ा हुआ है इंडस्ट्रीज पे, उससे किसी तरह बचाव हो सके। क्या नाम है सर? मेरा नाम सुरेश बजाज है, हमारा यार्न का बिजनेस है, बजाज पॉलीयार्न LLP। हाँ तो जी हम जैसे बाहर जाते हैं ना जी, चाइना या कहीं भी यूरोप भी जाते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफिसर जितने होते हैं ना बड़े फ्रेंडली होते हैं। वहाँ आप किसी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप सीधा अंदर जाओ, आप बैठो, दे रिस्पेक्ट यू, आपको जूस पिलाएंगे, पानी पिलाएंगे, सेवा करेंगे। और यहाँ हम किसी डिपार्टमेंट में जाते हैं तो ऐसे लगता है हम तो सर्वेंट से भी नीचे हैं, पीएन से भी नीचे हैं। रिस्पेक्ट नहीं है हमारी यहाँ पे ना डिपार्टमेंट में कहीं भी। तो हमें बल्कि लोग जितने फैक्ट्री वाले बाहर बोर्ड ही नहीं लगाते, मैक्सिमम एक्सपोर्टर्स तो लगाते हैं
पर डोमेस्टिक वाले नहीं लगाते क्योंकि उन्हें डर लगता है बोर्ड लगा होगा, अच्छा बोर्ड होगा, सुंदर स्ट्रक्चर होगा तो हर आदमी पहुंच जाएगा अंदर, तो सारा आदमी उन्हीं को निपटाता रहता है आदमी। तो थोड़ा सा इस पे भी थोड़ा जोर देना चाहिए कि डिपार्टमेंट फ्रेंडली हो। किसी ऑफिस में मान लो DIC में जाए तो बैठने का जिस रिस्पेक्टेबल तरीके का आप लोगों का बिजनेस हाँ। है इंटरनेशनल लेवल पे, हाँ। उस तरीके का एक बिल्कुल, क्योंकि वहां पर रूडली बात करते हैं। मान लो हम हाँ किससे मिलना है, क्या बात है, मतलब इस तरीके से बात करते हैं जैसे मतलब हमारी कोई औकात ही नहीं है। मतलब ये रिस्पेक्ट भी मेंटेन होनी चाहिए बिजनेस क्लास की। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर पानीपत इंडस्ट्री की बात की जाए, तमाम व्यापारी जो हैं आपके सामने हैं। सबसे बड़ा मोटिव अगर मैं कहूं इसका निकल कर आया, एक निचोड़ निकल कर आया, तो GST को लेकर जो है, GST हो, तमाम तरीके के जो बायर्स वगैरह यहाँ पर पहुंचते हैं, या ये कह लीजिए कि एक टैरिफ है, उसको लेकर इंडस्ट्री में बड़ी हलचल है। क्योंकि देखिए बिजनेस जो है वो टोटली डिपेंड चाइना पे हो रहा है, तो उसी को लेकर उनकी डिमांड है कि इसके अंदर जो है अब की बार बजट में जो है, या सैनी सरकार है या सेंटर की गवर्नमेंट है, वो कुछ ना कुछ सुधार करे ताकि पानीपत इंडस्ट्री को इसमें रिलीफ मिले। जितेंद्र शर्मा, हरियाणा न्यूज, पानीपत। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। ये बजट केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। वो लगातार 9वीं बार बजट पेश करने वाली देश की पहली वित्त मंत्री बन जाएंगी और ये आजाद भारत का 80वां आम बजट होगा। इस केंद्रीय आम बजट को लेकर व्यापारी, गृहिणी और कामगार महिलाएं, आम जन को काफी राहत की उम्मीद है। इसी को लेकर भिवानी के लोगों ने अपने सुझाव भी साझा किए हैं। एक गृहिणी होने के नाते मैं बजट पे कुछ बोलना चाहती हूँ। मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूँ कि हमारे गैस पे, खान पान की सामानों पे, सब्जियों पे और फलों पे प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखें और उसको कम प्राइस रखें, टैक्सेशन कम करें और ज़्यादा करके स्मॉल स्टार्टअप फॉर द वुमेन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि वो फाइनेंशियली, जैसे कि जो टिफ़िन बनाती है, जो टेलरिंग का काम करती है, उनको कम इंटरेस्ट पे लोन अच्छे से आसानी से मिल जाए और उनको वृद्धि होने में काम करे। बिकॉज अगर औरतें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगी तो घर बहुत अच्छे से चल पाएगा। आम जनता और एक अधिवक्ता होने के नाते हमारी ये आशा है सरकार के प्रति, आने वाले बजट जो है ना, वो सबसे पहले तो जो है शिक्षा और हॉस्पिटैलिटी के लिए जो है ना बेहतर होनी चाहिए व्यवस्था। आज आप जाके देखो, बड़े बड़े हॉस्पिटल तो बना दिए हैं सरकार ने, लेकिन वहां पर डॉक्टर्स जो है, जो डॉक्टर्स की टीम है, वो अच्छे से या तो उपलब्ध ही नहीं है, या फिर है तो काफी सारे मरीजों की संख्या पर एक ही डॉक्टर है या दो है। जबकि जो है डॉक्टर की संख्या होनी चाहिए इस जनसंख्या के हिसाब से। एक एक हॉस्पिटल में, हर वार्ड में अच्छे अच्छे डॉक्टर होने चाहिए और बहुत ही बढ़िया बढ़िया डॉक्टर आने चाहिए हमारे हॉस्पिटल में। यहाँ पर तो हॉस्पिटल में डॉक्टर है ही नहीं। और शिक्षा की अगर बात करें तो हॉस्पिटल की तो हो गई बात, और शिक्षा की अगर बात करें तो स्कूलों में शिक्षकों की कमियां हैं। जब तक सरकारी स्कूल में शिक्षक नहीं होंगे ना अच्छे, तो सरकारी स्कूलों में बच्चे जाएंगे ही नहीं पढ़ने के लिए। हम देखते हैं कि बिल्डिंगें तो सरकार बना देती है, लेकिन वहां पर जो है टीचर्स जो है ना अच्छे प्रोवाइड नहीं करवाए जाते। तो सरकार से हमारी यही आशा है कि सबसे जो मेन जरूरी बात है, ये इन दोनों जो है ना, इनको देखते हुए सरकार को कोई ना कोई अच्छा कदम उठाना चाहिए, जिससे आम जनता जो है उसमें खुशी की लहर आए। ये जो केंद्र सरकार बजट ला रही है, इसमें जो हालात हैं देश के, आर्थिक संकट जिस तरह से है, मंदी है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह का माहौल चल रहा है आपसी कटुता का, उसमें हमारा निर्यात तो ज्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जो निर्यात हम कर रहे थे, ईरान जैसे देश में बासमती भेज रहे थे, वहां भी जो है डिस्टर्बेंस चल रही है। तो ऐसे समय में केंद्र सरकार को हमारा मार्केट कैसे बढ़े, अर्थव्यवस्था में मंदी कैसे दूर हो, इसके 2-3 उपाय। एक उपाय तो है कि शिक्षा, स्वास्थ्य पर बजट ज्यादा खर्च किया जाए, प्राइवेट सेक्टर के भरोसे ये ना किया जाए, क्योंकि आम आदमी को फिर शिक्षा, स्वास्थ्य उपलब्ध नहीं होंगे अगर प्राइवेट सेक्टर के भरोसे छोड़ दिया। क्योंकि जिनकी पेइंग कैपेसिटी है वो तो ले लेंगे, लेकिन साधारण और मध्य वर्ग है वो सेवाएं प्राइवेट लोगों की ले नहीं पाएगा, तो बहुत महंगी है। दूसरा, खेती के ऊपर इन्होंने खर्च करना चाहिए। देखिए, खेती में जो है ना, जिस तरह का जल भराव हुआ, बाढ़ आई, उसकी रोकथाम के लिए, सिंचाई की व्यवस्था के लिए और न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के लिए किसानों को, उस पर सरकारी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए खेती के ऊपर।
और तीसरा है रोजगार के ऊपर खर्च करना चाहिए। मनरेगा जैसी जो कानून था वो बदल दिया, उस पर और ज्यादा पैसे खर्च करते, आम आदमी को रोजगार मिलता। गांव की जो गरीब आबादी है, जो कोई साधन नहीं है, जिनके पास कोई इंडस्ट्री हमारे पास ज्यादा नहीं है, तो ऐसे में मनरेगा एक आधार था। और मनरेगा पर अगर 2 लाख रुपए बजट खर्च होता है सरकार का, तो वो सीधा मार्केट में जाता है, आम आदमी अपनी उपभोक्ता की चीजें लेता है। मुझे ये उम्मीद है कि जो युवा अपने वो करते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन उनको है ना पूरी तरह से रोजगार नहीं मिलता। जो महिलाएं हैं इतनी मेहनत करती हैं और करती हैं, वो कई जो क्या है पैसों के लिए है ना अशिक्षित ही रह जाती है। तो इसलिए सरकार को ऐसा काम करना चाहिए ना जो मतलब कम बजट में उनकी पढ़ाई भी हो और वो अपने घर व्यवस्था भी चला सके। नई बजट पे मैं ये कहूंगी, जो इतनी चीज जो महंगी होती जा रही है, जिनके पास बहुत कम आय है लेकिन वो अपने घर का अच्छी तरह काम नहीं कर पाती, तो उनके लिए थोड़ा सा बजट के अनुसार चीजें मिलनी चाहिए जी। सरकार जैसे है ना सिलेंडर पर राहत दे, राशन पर राहत दे, जैसे है ना ये दिन प्रतिदिन है ना बजट बढ़ता ही जा रहा है। एक आम गृहिणी के लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा है अपने घर को चलाने के लिए। अब की बार पूरे व्यापारी वर्ग को और ज्यादा उम्मीदें हैं भारत सरकार से कि इस बार का बजट और ज्यादा व्यापारी वर्ग के लिए लाभदायक होगा और छोटे उद्योगों के लिए और ऋणों के लिए और करों की मुक्ति वाला ये बजट होगा। इस बजट में आंकड़ों का बजट नहीं होगा, व्यापारी के लिए बहुत ज्यादा लाभ देने वाला बजट की उम्मीद की जा रही है। इस बजट में हम चाहते हैं कि सरकार अब की बार एक ऐसी व्यवस्था बनाए जिसमें हर इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर कम से कम एक फायर ब्रिगेड की व्यवस्था रहे, जिससे कि जो व्यापारी वर्ग को आगजनी से जो नुकसान हो रहा है उससे वो व्यापारी बच सके। उसके अलावा जो जीएसटी का सरलीकरण है और ज्यादा सरलीकरण किया जाए, जिससे कि व्यापारी वर्ग को जीएसटी से की जो दिक्कतें आ रही है उससे मुक्ति मिले। 1 फरवरी को पेश होने वाले केंद्रीय बजट को लेकर नूह के लोगों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है कि उनको बजट से क्या कुछ उम्मीदें हैं। बजट तो किसानों के हित में होना चाहिए। मध्य वर्ग किसान है जो छोटे परिवार से हैं, जिनके पास उनके फायदे के लिए होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा खेती जो है, इस किसान इतनी मजदूरी करता है बेचारा सर्दियों में और में फिर और इतना नुकसान होता है। अब हमारे यहाँ पे हमारे ही गांव में 5% 80% जंगल अभी पूरा नहीं है। ठीक है, वो गरीब आदमी क्या करेगा, कहाँ से अन्न आएगा। तो हम तो सरकार से यही कहते हैं कि किसान जो देश के जो वीर जवान होते हैं, किसान जो है धरती पे अन्न पैदा करते हैं, उनके लिए बहुत जितना ज्यादा हो सके उनके लिए बजट को बढ़ा के देना चाहिए। हर चीज का होना चाहिए, जमींदार का हित में तो जी ज्यादा ज्यादा होना चाहिए। हर जो मतलब जमींदार का किसान का सारा फायदा होना चाहिए बजट में। यही जवाब ज्यादा ज्यादा आवे किसानों को बजट और सरकार देना चाहिए। किसानों के लिए बढ़िया होना चाहिए, बजट होना चाहिए, फायदा हो जासो बड़ी चीज बहुत बढ़िया है ये मतलब किसानों के लिए। तो कितनी उम्मीद है किसानों के लिए, किस तारीख होना चाहिए? जितना ज्यादा से ज्यादा हो, जितना ज्यादा से ज्यादा हो। किसानों हितैषी होना चाहिए, आम आदमी हितैषी होना चाहिए। और किसान का सबसे बड़ा हमारे यहाँ सब्जी होती है, उसका भाव का ख्याल रखना चाहिए। जब हमारे यहाँ सब्जी ना तो गोभी 80 रुपए किलो, जब यहाँ गोभी हो जाए 25 किलो 40 रुपया की, किसान तो आप डूब जाएगा। अब 10 रुपया किलो आलू यहाँ बिक रहे हैं, किसान के 418 2 रुपए किलो ले रहे होंगे, किसान आप डूब गए। सबसे ज्यादा किसान का फसल का सही रेट मिलना चाहिए। आम बजट आम आवाम के हिसाब से होना चाहिए, जैसे आम वर्ग के हिसाब से, जिसमें सभी आ जाते हैं, गरीब भी, किसान भी, मध्यम वर्ग भी, उनके हिसाब से होना चाहिए। तो क्या मांग करते हैं इस बार सरकार से? सरकार से तो यही मांग है, सरकार को जल्दी से जल्दी बजट देना चाहिए। जो लोगों की जो जन सुविधाएं हैं, आम लोगों की जो परेशानियां हैं, गरीब आदमियों की, वो जल्द से जल्द खत्म हो पाए। बजट आएगा तभी परेशानियां खत्म होंगी। भाई ये है बजट पर घरेलू चीजों को ध्यान देना चाहिए, सस्ती होनी चाहिए, बहुत महंगी है। और भाई बजट में पब्लिक का ध्यान रखना चाहिए, सस्ता होना चाहिए सब कुछ। बजट को लेकर हर वर्ग की अपनी अपनी उम्मीदें हैं। हालांकि ये उम्मीदें कितनी पूरी होती हैं, ये साफ 1 फरवरी को ही हो पाएगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।